भाग 24। इतना कहकर वो चला गया। आर्यन ने भी समय को अकेला छोड़ दिया। कुछ वक्त तक समय ऐसे ही खड़ा रहा। फिर अचानक जोर से उसने दीवार पर हाथ मारा। अब अचानक आरजे हमसे क्यों मिलना चाहती है? वो तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। तो अब ऐसा क्या हुआ? उसने फिर से शावर ऑन कर दिया। वैनिटी वैन अपनी रफ्तार से होटल की तरफ बढ़ रही थी। एक कार अभी भी उस वैनिटी वैन का पीछा कर रही थी। आरजे जानती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर फिर भी बिना अपने चेहरे पर किसी तरह के भाव लाए स्पीड से वैनिटी वैन चला रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सबको आरजे पर विश्वास था कि आरजे कुछ गलत नहीं करेगी, इसलिए चुपचाप उसकी बात मान रहे थे। अचानक आरजे के शरीर में लेफ्ट साइड के हिस्से में अजीब सा दर्द उठा, जैसे कुछ जल रहा हो। आरजे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अचानक ब्रेक लगाया। मैं अब आगे नहीं जा सकती, मेरा आगे जाना सही नहीं होगा। आरजे मन ही मन बड़बड़ाई। उर्वेन और बाकी सब आगे की तरफ गिरते गिरते बचे। उर्वेन बोला, क्या हुआ आरजे, सब ठीक तो है तुम्हारे साथ? आरजे ने अपने पिट्ठू बैग से एक टेप रिकॉर्डर निकाला और उर्वेन को देते हुए कहा, इसे तभी ऑन करना जब तुम सब समय और आयुध के पास हो, और ध्यान रखना तुम लोगों के अलावा वहां कोई ना हो। उर्वेन अजीब नजरों से उस टेप रिकॉर्डर को देखने लगा। पर आरजे, तुम खुद भी तो। आरजे बोली, नहीं मुझे जाना होगा अभी, पर मैं लौट कर आऊंगी। उर्वेन ने आरजे का हाथ पकड़ लिया। नो आरजे, तुम कहीं नहीं जा रही हो, अकेले तो बिल्कुल नहीं। आरजे ने कुछ सोच पीछे का दरवाजा खोला। चिंटू, कम विद मी। चिंटू दौड़कर आरजे के पास चला गया। ये मेरे साथ होगा, मुझे जाना होगा। क्या तुम सब मुझ पर ट्रस्ट करते हो? सब स्पीचलेस हो एक दूसरे को देखने लगे। मानसा बोली, यस आई ट्रस्ट यू। यूनी, अर्घ्य और सिमी ने भी हाँ में सिर हिलाया। एंड यू उर्वेन? आरजे ने एक आशा के साथ उर्वेन को देखा। उर्वेन ने अपना सिर झटका और उस रिकॉर्डर को कस कर पकड़ लिया। खुद से भी ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। आरजे मुस्कुरा दी। इस रिकॉर्डर में कुछ है जो तुम सबको जानना चाहिए। जानती हूँ इसे सुनने के बाद बहुत सारे सवाल होंगे सबके मन में, बट आई प्रॉमिस सही वक्त आने पर मैं सबके सवाल का जवाब दूंगी। इतना कहकर वो चिंटू को लेकर वैनिटी वैन से नीचे उतर गई। उर्वेन उसकी जगह ड्राइविंग सीट पर आ गया और नम आंखों से उसे देखते हुए वैनिटी वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। वैनिटी वैन का पीछा कर रही कार थोड़ी ही दूर रुककर ये सब देख रही थी। उसके अंदर काले कोट में एक आदमी बैठा था। उसके कान में भी उसी तरह का ब्लूटूथ था जिस पर वो किसी से बात कर रहा था। बॉस, वो वैनिटी वैन आगे बढ़ गई, पर वो लड़की, आरजे और एक बच्चा बीच रास्ते में उतर गए हैं। क्या मुझे अब उस वैन के पीछे जाना चाहिए? एक औरत की पतली आवाज आई। नहीं, तुम उस लड़की के पीछे जाओ, हम परिजात के पीछे हैं और उस तक सिर्फ वो लड़की ही हमें पहुंचा सकती है। ओके बॉस। इतना कहकर उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। आरजे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चारों दिशाओं से उस पर नजर बनाए हुए है। पेड़ के पीछे छुपकर किसी से बात करती औरत जो बिल्कुल साइड में खड़ी थी, वो कार वाला आदमी जिसने अभी अभी अपनी बॉस से बात की, उसके पीछे साइकिल चला रहा लड़का जिसके कान में भी ब्लूटूथ लगा हुआ था, वो काफी वक्त से उसके आसपास ही चक्कर लगा रहा था, और आखिरी वो शख्स जो सीधे अपनी कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, स्वरूप जिंदल। चिंटू बोला, आरजे अब क्या करें? चिंटू आरजे की तरफ देखने लगा। आरजे ने अपने कंधों पर पिट्ठू बैग लगाया। हमें भागना होगा। चिंटू मायूस हो गया। मेरे पैर तुम्हारे जितने लंबे नहीं है, मैं तेज नहीं भाग सकता। आरजे ने अपनी आंखें बंद की और घुटनों के बल बैठ चिंटू को घूरने लगी। कसकर पकड़ो मुझे। चिंटू मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया और अपने दोनों हाथ आरजे के कंधों पर कस लिए और उसके पिट्ठू बैग से लटक रही रस्सी को अपने चारों तरफ बांध लिया। भागो आरजे! चिंटू खुशी से चिल्लाया। ये उसके लिए किसी पकड़म पकड़ाई के खेल से कम नहीं था। वो हमें पकड़ लेंगे। वो जैसे ही चिल्लाया, आरजे ने उसके चारों तरफ घूम रहे साइकिल वाले को लात मारी। वो सावधान हो पाता उससे पहले साइकिल समेत नीचे गिर गया। वो कार वाला आदमी ये देख बाहर आ गया। वो औरत जो छिपी हुई थी उसने भी अपने स्केटिंग शूज कस लिए। स्वरूप जिंदल अपनी जगह पर ही जम गया, जैसे वो चाहता हो कि वो भाग जाए,
शायद इसलिए क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं था जो आरजे का परिजात के लिए पीछा कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसकी वजह से या समय या आयुध के कारण काफी लोग थे जो आरजे के बारे में जान चुके थे। उसकी तरह काफी लोगों को शक था कि आरजे परिजात के बारे में कुछ जानती है और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी परिजात के बारे में कुछ भी जाने। आरजे ने स्वरूप जिंदल को घूरा और फिर एक नजर बाकी सबको देखा जो इस वक्त आरजे के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। आरजे ने उस साइकिल वाले लड़के के मुंह पर कसकर एक बार फिर से लात मारी। अपने बॉस से कहना आरजे से पंगा ना ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कह उसने एक बार फिर एक जोरदार लात उस लड़के के चेहरे पर मारी। आरजे का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। चिंटू बोला, ये हमें पकड़ लेंगे, तुम भाग क्यों नहीं रही हो? आरजे ने बाकी सबकी तरफ देखा। हम भागेंगे। और फिर कुछ सोच मुस्कुरा दी। उसने वो साइकिल उठाई। चिंटू ने उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। मैं गिर जाऊंगा। आरजे बोली, बस मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। इतना कहकर उसने साइकिल पर लगा एक बटन दबा दिया। उसी के साथ उस साइकिल के पीछे धुआं निकलने लगा। पीछे खड़े आदमी को अब कुछ समझ में आने लगा था। ओह शिट, ये लड़की भागने वाली है, मुझे इसका पीछा करना होगा। वो आदमी जल्दी से दौड़कर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर आरजे के भागने का वेट करने लगा। आरजे ने साइकिल उस कार की तरफ मोड़ी। चिंटू बोला, आरजे हम भाग क्यों नहीं रहे हैं? आरजे मुस्कुराई। फिर अचानक उसने साइकिल को उस कार की तरफ धक्का दे खुद एक पतली संकरी गली की तरफ भागने लगी। उस आदमी ने तेजी से कार आगे बढ़ाई और गुस्से में उस साइकिल को ठोक दिया। वो साइकिल थोड़ा दूर जाकर गिरी। गली संकरी थी, इसलिए उसकी कार अंदर नहीं जा सकती थी। वो आदमी अपना सिर पीट ही रहा था कि एक औरत अपनी स्केटिंग शूज तेजी से चलाते हुए उस संकरी गली में घुस गई। ये भी उस लड़की के पीछे है। बॉस को बताना होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो परिजात के पीछे उस लड़की का पीछा कर रहा है। उसने जस्ट ब्लूटूथ ऑन किया ही था कि तभी एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई। स्वरूप जिंदल ने अपनी गन अंदर डाली। एक एक कर सब मरेंगे, परिजात सिर्फ मेरा है। स्वरूप मुस्कुराया और अपनी कार ले वहां से निकल गया। उस आदमी के कान में लगे ब्लूटूथ से अभी भी उस औरत की आवाज आ रही थी। Hey, are you okay? Hello? Damn! काफी देर तक वहां चुप्पी छा गई। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। चाहे पूरी दुनिया परिजात के पीछे हो, पर परिजात सिर्फ मेरा है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उस औरत ने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दिया। वो औरत जो स्केटिंग शूज पहने तेजी से उस संकरी गली के अंदर गई थी, वो वहीं रुक गई। वो गली बिल्कुल सुनसान थी। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो वही लड़का था जिसे आरजे ने मारा था। अभी भी उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके कान में अभी भी ब्लूटूथ था। लग रहा था जैसे कोई उसे ये सब करने के लिए ऑर्डर दे रहा हो। सर, मैंने उस लड़की को बेहोश कर दिया जो आपके परिजात के बीच आ रही थी। क्या मैं इसे मार दूं? सामने से किसी के खांसने की आवाज आई। शायद कोई बुजुर्ग इंसान था। बहुत साल इंतजार किया है इस परिजात का। इतनी आसानी से कोई इसे मुझसे छीन के नहीं ले जा सकता। मार डालो इसे। वो लड़का मुस्कुराया। उसने लगातार उस लड़की पर पत्थर से वार किया जब तक कि वो मर ना गई हो, और बाद में उसके कांटेक्ट और इन्फॉर्मेशंस ले लिए ताकि ये जान सके कि ये कौन थी। सर, ये लड़की किसी गैंग की लीडर है जिन्हें स्पेशली किसी खास काम के लिए हायर किया जाता है। उसने उन कॉर्ड्स को देखते हुए कहा, हो सकता है किसी ने इसे आरजे पर नजर रखने के लिए हायर किया हो। डेफिनेटली ये अकेली नहीं है। सामने से फिर से खांसने की आवाज आई। जो भी हो, पर परिजात सिर्फ हमारा होना चाहिए। हर उस इंसान को मार डालो जो मेरे और परिजात के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के ने अपनी नाक को छुआ। आप जिस लड़की का पीछा करने के लिए कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। उसने धमकी दी है कि आप उससे पंगा ना लें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी तो वो गायब हो गई, पर मैं जानता हूँ वो वापस लौटकर कहाँ आएगी। चिंता मत कीजिए, परिजात मिलते ही सबसे पहले आपके हाथ होगा।
इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उस लड़के ने मायूसी से अपने चारों तरफ देखा। कहाँ हो तुम परिजात? पता नहीं इस परिजात की वजह से कितनों को मारना होगा। उस लड़के ने वो पत्थर साइड में फेंक दिया और इधर उधर देखते हुए अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भाग गया। उसके जाते ही एक बोर्ड के पीछे छुपी आरजे बाहर आ गई। उसने चिंटू को नीचे उतारा और उसका मुंह बंद कर दिया। जब तक उसे सेफ फील नहीं हुआ तब तक उसने चिंटू के मुंह से अपना हाथ नहीं हटाया। आरजे ने चारों तरफ देखा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। इतना कहे आरजे ने चिंटू के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। हाथ हटते ही चिंटू चिल्ला पड़ा, हम जीत गए आरजे। आरजे मुस्कुराई, अभी नहीं, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। देखते हैं एंड तक कौन टिका रहता है। ये सुन चिंटू भी मुस्कुरा दिया। जब आरजे की टीम लॉज पहुंची, समय आयुध, आर्यन और शिवी के साथ वहीं उनका वेट कर रहे थे। उर्वीन बोला, प्लीज सब वैनिटी वैन में आ जाओ। आरजे नहीं चाहती कि कोई और गलती से भी कुछ भी सुने। वो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती है। उर्वीन खुद भी काफी परेशान लग रहा था। समय बोला, आरजे कहाँ है? आयुध ने कहा, हाँ आरजे कहाँ है? दोनों ही आरजे को ढूंढ रहे थे। अर्घ्य बोला, वो नहीं आई, उसे कुछ जरूरी काम था, पर कुछ है जो वो तुम दोनों को दिखाना चाहती है। शिवी बोली, पर क्या? यूनी बोली, सॉरी हम यहाँ नहीं बता सकते, असल में हमें भी कुछ नहीं पता है। मानसा ने कहा, हाँ पर सिर्फ समय और आयुध ही सब जान पाएंगे। उसने साफ कहा था कि हमारे अलावा आसपास कोई नहीं होना चाहिए। ये सुन शिवी और आर्यन का तो मुंह ही लटक गया। आर्यन बोला, सर आप जाइए, अगर आपको मुझ पर विश्वास होगा तो आप खुद बता देंगे अंदर क्या हुआ। शिवी बोली, बट आयुध मुझे कुछ नहीं बताने वाला, कोई फायदा ही नहीं है। शिवी आयुध को घूरते हुए वहां से चली गई। आयुध ने अपना सिर झटका, आजकल ये पागल हो गई है। कुछ दिन से शिवी का बिहेवियर आयुध के लिए काफी बदल गया था, जिसकी वजह से आयुध अब थोड़ा इरिटेट होने लगा था। देखा जाए तो इन सब में समय का भी थोड़ा हाथ था। क्या ये जरूरी है कि सिर्फ हम दोनों? आयुध ने सवाल किया। उर्वीन बोला, बस तुम दोनों। आरजे ने सिर्फ तुम दोनों का नाम लिया था। वैसे मुझे कुछ पता है, पर सब कुछ तो आरजे ने मुझे भी नहीं बताया। अर्घ्य, सिमी, यूनी और मानसा उर्वीन को हैरानी से देखने लगे। उर्वीन ने अपना सिर झटका, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, सब हमें ही देख रहे हैं। इतना कहकर उसने उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा कर दिया जो उन सबकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी उसका पूरा ध्यान उनकी तरफ ही था। समय बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्यन मेरा यहाँ वेट कर सकता है। समय ने आर्यन को देखा। आर्यन मुस्कुरा दिया, बिल्कुल। सिमी के लिए आरजे हमेशा से ही मिस्ट्री थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आरजे के पीछे इतने राज होंगे। इसलिए वो भी जानने के लिए एक्साइटेड थी कि आखिर इस टेप रिकॉर्डर में ऐसा है क्या। सबके वैनिटी वैन में आने के बाद उर्वीन ने चारों तरफ देखा। बाहर शिवी और आर्यन के अलावा कोई नहीं था, जो अब थोड़े मायूस नजर आ रहे थे। शायद वो भी जानने के लिए एक्साइटेड थे, पर उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए मायूस हो गए थे। उर्वीन ने वैनिटी वैन की सारी खिड़कियां बंद कर दी। वैसे वैनिटी वैन बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी थी, इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा नहीं था। आयुध ने कहा, क्या है ये सब, कुछ बताएगा भी? आयुध अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त सवालों का पहाड़ था, पर जवाब न होने की वजह से वो इरिटेट हो गया था। उर्वीन और बाकी सब आयुध और समय के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। उर्वीन ने वो टेप रिकॉर्डर निकाला। सिमी ने बीच में एक टेबल रख दिया ताकि टेप रिकॉर्डर को सबके बीच में रखा जा सके। उर्वीन ने टेप रिकॉर्डर टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ले उसे स्टार्ट कर दिया। समय, आयुध और बाकी सबकी नजरें उसी टेप रिकॉर्डर पर टिकी हुई थी। मैं जयश्री। इस पहली आवाज के साथ सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सिमी बोली, ये जयश्री कौन है? उसने अपने सवाल के साथ सबकी तरफ देखा। समय बोला, जयश्री शिवानंद चैटर्जी की बेटी, जिसे हम सब ढूंढ रहे थे, पर अब कोई फायदा नहीं।
आयुध ने समय को घूरा। मतलब? समय ने गहरी सांस ली। आर्य ने मुझे बताया कि वो मर चुकी है। आयुध ने गुस्से में समय को घूरा, क्योंकि ये बात आर्य ने उसे नहीं बताई थी। मुझे मालूम नहीं आप सब मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। मानसा बोली, ये जयश्री जो भी है, तुम्हें कुछ पता है क्या? झूठ मत बोलना। मानसा ने उर्वेन को अपना मुक्का दिखाया। उर्वेन बोला, बता दूंगा, रुक जाओ, सुन लो पहले। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। सब ने मुंह बना लिया। अगर कोई सीरियस थे तो सिर्फ आयुध और समय। उनका रोम रोम जयश्री के अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। मुझे मदद की जरूरत है। मुझे कैद कर रखा है। मुझे नहीं पता ये टेप रिकॉर्डर कैसे मेरी मदद करेगा। मैं रोज इस रिकॉर्डर को सबके बीच टेबल पर रखती हूँ, ये सोच कि कोई सैलानी बाहर से आएगा और इस टेप रिकॉर्डर को ऑन करेगा। पर उससे पहले मेरे पति ने इसे ढूंढ लिया। अब तो मुझे कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं मैं कितने दिनों से यहाँ लॉक हूं। अगर कुछ है मेरे पास तो सिर्फ ये रिकॉर्डर। धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हूं, पर हार नहीं मानी है मैंने। एक दिन यहां से भागने में कामयाब हो जाऊंगी, पर अगर ये किसी को मिले तो प्लीज। सव्यसाची धर्मशाला के VIP रूम में मुझे बंद कर रखा है। मेरी आवाज तक बाहर नहीं जा पाती है। मुझे यहां से बाहर निकालिए। मेरे पति ने मुझे यहां कैद कर रखा है। मेरे पिता शिवानंद चैटर्जी की वजह से मैं इस मुसीबत में हूं। उन्होंने एक झूठ के पीछे पागल हो अपनी जान दे दी। मुझे इस बुक के साथ वहां से भागना पड़ा। अब मेरे पति भी इस झूठ के पीछे पागल हो गए हैं। उन्हें लगता है अगर मैं दुनिया के सामने आई तो परिजात के लिए लोग उन्हें और मुझे मार डालेंगे। पर यह सच नहीं है। परिजात सिर्फ एक झूठ है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पास मेरे पिता की लिखी किताब है, मैंने पढ़ा इसे। यह किताब भी यही कहती है कि परिजात नाम का कोई पत्थर नहीं है, ना ही कभी पारस पत्थर धरती पर गिरा। इस झूठे अंधविश्वास से मुझे बचा लो। मेरे पिता, नहीं जानती कि वो उस वक्त क्या सोच रहे थे। उन्हें सबको सच्चाई बतानी चाहिए थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी जान देना जरूरी समझा। मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ये किताब उन लोगों को दे देती जो इसके पीछे मुझे ढूंढ रहे हैं, पर इस किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो मेरी तरह किसी और इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बचा लीजिए। मैं अब और इस कैद में नहीं रह सकती। अचानक एक थप्पड़ की आवाज आई। शायद कोई चिल्ला रहा था। कितनी बार कहा तुमसे ये सब करना बंद कर दो। तुमसे शादी की है मैंने। अगर तुम्हें बाहर लेकर गया तो तुम जानती हो ना, लोग 1000 सवाल करेंगे। परिजात के पीछे लोग पागल हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, तुम्हारी भी ले लेंगे। अगर दोबारा ऐसी कोई भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ वहां सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी वक्त तक ये सुन सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्वेन ने रिकॉर्डर बंद कर दिया। समय बोला, व्हाट द, मुझे किस लेवल की एंजाइटी हो रही है मैं बता नहीं सकता। समय ने गुस्से में चिढ़कर कहा। आयुध बोला, हम अब तक एक झूठ के पीछे भाग रहे थे, ये हो क्या रहा है? आयुध ने अपना सिर पकड़ लिया। उर्वेन ने गहरी सांस ली और टेप रिकॉर्डर से टेप निकाल ली। सिर्फ एक ही नहीं, मैंने आरजे के पास ऐसी बहुत सारी टेप देखी हैं। अभी भी पूरा सच हमें नहीं पता है। मानसा बोली, देखी तो हम सबने भी हैं। मानसा ने कुछ सोचते हुए कहा। यूनी बोली, मतलब अभी ऐसे शौक और लगने वाले हैं। सिमी बोली, पता नहीं, पर हो सकता है आरजे ने हमें सिर्फ वो टेप दी जिसमें सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हो और बाकी हिस्से अभी भी उसने अपने पास रख लिए हो ताकि वक्त आने पर हमें वो सच बता सके। अर्घ ने कहा, हो सकता है, पर जो भी था मुझे तो सुनकर ही गूज़बम्स आ गए हैं।
कोई कैसे कैद में रह सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर लोग किसी स्टूपिड से परिजात के लिए इतने पागल होंगे कि किसी की जान ले लें। मुझे तो अभी भी होश नहीं आ रहा है। अर्घ्य ने 2-3 बार अपने सिर पर मारा। आयुध और समय शौक में काफी वक्त तक शांत बैठे थे। आयुध बोला, जिस केस के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, अब जब वो केस है ही नहीं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? सब कुछ तो क्रिस्टल की तरह साफ है। परिजात पत्थर सिर्फ एक कहानी है बस। समय ने कहा, नहीं, सब कुछ कहानी नहीं हो सकता। जस्ट थिंक आयुध, जब से हम यहाँ आए हैं हमें हर एक कड़ी सिर्फ आरजे से ही क्यों जोड़ रही है? जस्ट लाइक तुम्हारा आरजे का फियोंसे होना, मेरा पहली बार त्रिवेणी घाट पर आरजे से मिलना, कुछ तो कनेक्शन था जयश्री का आरजे के साथ, वरना आरजे जयश्री के बारे में इतना कैसे जानती है? सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। एक बार मान भी लें कि हमारा आरजे से मिलना सिर्फ इत्तेफाक था, पर आरजे का बिहेवियर मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगा। जब जब मैं उससे मिला वो काफी अजीब थी। वो जयश्री के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? सब समय की तरफ देख रहे थे। उर्वेन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? समय ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और आरजे के बारे में सोचने लगा। इस वक्त आरजे की हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका बात बात पर मुस्कुराना उसे आरजे से जोड़ रहा था। आयुध ने कहा, क्या हुआ, आर यू ओके? अचानक समय ने अपनी आंखें खोल ली। ये सब कुछ आरजे ने किया है। आरजे सब कुछ जानती थी शुरू से। उसका यहाँ आना, हमसे मिलना, वो परिजात, वो अटैक्स, वो लोग जो हमारे पीछे थे, आरजे को हर एक पल के बारे में पता था। हम सिर्फ कठपुतली की तरह नाच रहे थे और वो हमें अपने हिसाब से चला रही थी। आरजे सब जानती थी। शुरू से एंड तक उसे सब पता था। वो उस दिन वो ऑफिसर्स धर्मशाला में आए, वो भी आरजे को पहले से ही पता चल गया था। वो जो दिख रही है वो बिल्कुल नहीं है, कुछ तो अलग है। समय ने अपना सिर पकड़ लिया। अब आयुध को भी समय की बात पर विश्वास होने लगा था। आरजे जब भी उससे मिलती काफी मिस्टीरियस बिहेव करती। उसका शादी से भागना, कुछ तो हुआ था उस दिन जिसकी वजह से वो शादी से भागी थी। ये सोचकर ही आयुध का दिमाग चकरा रहा था। आरजे हमें बेवकूफ बना रही थी। आयुध ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हमें किसी ने परिजात की ओरिजिनल बुक की कॉपी भेजी थी। साथ में एक लेटर भी था। उसमें लिखा था कि परिजात ऋषिकेश में है। अगर परिजात के बारे में और जानना है तो शिवानंद चैटर्जी के बारे में जानो। सर रिचर्ड ने शिवानंद चैटर्जी की इंटरनेट से काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, वो भी बड़ी आसानी से। रिचर्ड को वो लेटर किसने भेजा वो तो हम जान नहीं पाए, पर उसके बाद रिचर्ड के दिमाग में सनक ही चढ़ गई थी। उसने मुझे किस तरह यहाँ भेजा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो रिचर्ड मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला था। ऊपर से मेरी मॉम का बिजनेस पार्टनर है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक तरह से देखा जाए तो मुझे मजबूर किया गया यहाँ आने के लिए। भाग 25।